यूनान मिस्र रोमा मिट गए सारे जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। और हमारे स्टूडियो में आज फिर से मैं अपने एक्सपर्ट्स कमल और नीलेन का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद विपिन जी। जैसा कि आप सबको पता है, भारत आज मैच जीत चुका है। पाकिस्तान और भारत का एक घमासान मुकाबला हुआ। घमासान तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन दर्शकों ने जिस उत्साह और उम्मीद के साथ इस मैच को देखने की कोशिश किया था और देखा भी, और टीवी पे तमाम दर्शकों ने तो बहुत ही घमासान बना दिया था। खूब लुत्फ उठाया, आप लोगों ने भी लुत्फ उठाया और खूब मजा आया होगा। बहुत मजा आया और इस जीत की बधाई सभी देशवासियों को मेरी तरफ से, तो हमारे एक्सपर्ट की तरफ से और हमारी तरफ से और सारे खिलाड़ियों की तरफ से, खिलाड़ियों को भी, देश के दर्शकों को भी और विश्व में जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं सबको एक बार पुनः भारत के इस विजय पे बधाई हो। और इस वर्ल्ड कप का हमारा लक्ष्य यही है कि इस वर्ल्ड कप को हम जीत पाएंगे। तो आज फिर से हमारे एक्सपर्ट हमारे सामने हैं, तो इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ सवाल, तीखे सवाल भी पूछे जाएंगे, कुछ हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि आखिर क्या मजा आया और क्या इस भारतीय टीम का, जो हम भारतीय टीम के आसपास से घूमेंगे इस बार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था पूरे विश्व की जितने टीमें हैं, इस बार भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पे बात करेंगे, भारतीय टीम की बॉलिंग यूनिट पे बात करेंगे, भारतीय टीम की बैटिंग यूनिट पे और फील्डिंग यूनिट पे बात करेंगे। तो हमारे एक्सपर्ट से ये सवाल रहेंगे कि, तो पहला सवाल मैं अपने दाएं हाथ के एक्सपर्ट कमल से पूछना चाहूंगा कि क्या दिख रही है, क्या खूब शानदार भारतीय टीम प्लेइंग 11 दिख रही है। हाँ, प्लेइंग 11 तो लगभग प्रॉपर चल रहा है। और जब जहां तक बैटिंग का मुझे भी तीनों मैच में देखा हूं, तो बैटिंग तो लगभग भरोसा है कि मैं जो ऊपर के 5 बैट्समैन हैं वो आपको रन करके दे रहे हैं। अब थोड़ी सी बॉलिंग में अगर देखा जाए तो अगर मोहम्मद शमी के साथ आगे के मैच जो भी होंगे तो उनके साथ अगर जाएंगे तो एक प्रॉपर बैलेंस टीम में आ जाएगा। आपको क्या लग रहा है, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 बहुत शानदार है कि और कुछ बदलाव होना चाहिए कि ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए? अभी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो अब इसमें बदलाव की क्या ही बोलें कि बदलाव करना ही चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि इनको प्रॉपर अपने 5 बॉलर खिलाने चाहिए, क्योंकि बैटिंग लाइनअप चाहे तो आप टॉप ऑर्डर देख लें या फिर मिडिल ऑर्डर देख लें, जो बहुत अच्छा कर रही है, तो इसलिए इनको 5 प्रॉपर बॉलर मैं मानता हूं कि शमी को खिलाना चाहिए। तो जिस तरह से भारतीय टीम अभी बहुत ही कंसिस्टेंस है, और भारतीय टीम को उसकी बजाय भारत का जो रीढ़ कहे जाने वाले विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने जैसे कि आज खेल दिखाया है, उसके बाद केएल राहुल और श्रेयस अय्यर सब टच में हैं। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो इसके पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ, जो भारतीय टीम ने 2 मैच जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया से जीता है और अफगानिस्तान से मैच को जीता है। तो पहले मैच की चर्चा कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से जो जीत मिली है भारतीय टीम को, वो किस तरह से भारतीय टीम को कॉन्फिडेंस दिया है और उसका क्या नतीजा आज जो भारतीय टीम में दिखा गया आपको? हाँ, मतलब एक प्रकार से कहें तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया 5 बार का चैंपियन रहा है, तो अगर उस टीम से अगर हमारा पहला मैच हो रहा है और हम उससे जीत रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव वे में एक मतलब एक रक्त संचार का काम किया कि आगे आने वाले मैचों में आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। और फिर अफगानिस्तान से जितना उन्होंने स्कोर दिया था उसके मुकाबले हमने बहुत जल्दी उस स्कोर को मतलब पहुंच गया, पार कर लिया। तो वो भी कॉन्फिडेंस का एक बिल्डअप का काम किया, जो इस मैच में दिखा कि हाँ, मतलब जो पूरी टीम में दिखा कि हम इतने में रोक सकते हैं इस टीम को और इतना हम बना लेंगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। उसके बाद सेकंड इंप्रेशन था अफगानिस्तान के खिलाफ, वो भी बहुत ही शानदार हो। तो इस तरह कह सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन नहीं, तो उसको आप डिफाइन करिए कि किस तरह से भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के विरुद्ध जो स्ट्रेटजी अपनाई, उसमें मैच जीता, क्या रोल रहा किस खिलाड़ी का, इसमें आप चर्चा करिए थोड़ा। जैसा कि अफगानिस्तान के साथ जो मैच हुआ भारत को, उसमें अफगानिस्तान ने अच्छा स्कोर किया और मुझे लग रहा था कि एक अच्छा फाइटिंग रहेगा इसमें, क्योंकि उनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही शानदार है, क्योंकि और स्पिनिंग पिच भी थी दिल्ली की, हल्का मेरा जो मानना है। तो स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में ओपनिंग की, उन्होंने ऊपर 10 ओवर में 94 रन कर बना लिए टीम ने। और ईशान किशन ने भी अपने अर्धशतक हालांकि चूक गए, लेकिन उन्होंने 47 गेम 47 रन बनाए थे, उन्होंने अच्छा साथ दिया है। तो और इन्होंने उनके फास्ट अटैक जो था उस पे ही इतना मतलब दबाव इतना बना दिया कि स्पिन आते आते ही मतलब इतना मतलब उस जोन में आ चुके थे, मतलब कंफर्टेबल जोन में आ गए थे कि
हम अच्छा करेंगे और जीत जाएंगे। और हमने देखा ही कि बहुत जल्दी मैच ही खत्म कर दिया। एक बड़ा सवाल जो भारतीय टीम के साथ पिछले 1-1.5 साल से था, भारत की टीम के 3 खिलाड़ी जो कि बहुत ही शानदार हैं, अभी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उनकी इंजरी के लेकर काफी ज्यादा समस्याएं थी भारतीय टीम में। नाम आपके जहन में होगा, गेस करिए आप कौन 3 खिलाड़ी? राहुल, अय्यर और अपने बॉलिंग डिपार्ट के बुमराह। यही एग्जैक्टली ये तीनों हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो जिस तरह से भारतीय टीम में इनका वेट किया, इनको वेट एंड वॉच किया, इनको एनसीए में जिस तरह से ट्रीट किया गया, इनका इंजरी का रख रखाव किया गया, कुछ भारतीय बड़े बड़े टूर्नामेंट से बाहर इनको रखा गया, तो किस प्रकार से आप क्रेडिट देना चाहेंगे एनसीए और बीसीसीआई को? लगभग मैं तो उस प्रकार का माहौल, इनके जैसे घर में माहौल रहता है कि एक बच्चे को मतलब तैयार किया जाता है कि आप चल के आप इतने बड़े वो करेंगे, तो उस तरह से मतलब इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए इनके लिए तैयार किया गया। और मतलब इनसे कोई अदर सीरीज या जो भी छोटे छोटे इस बीच में मैच हुए उन पर नहीं फोकस करवाया गया। तो एक फोकस ये था कि मतलब इनको प्रॉपर अगर इंजरी ठीक हो जाएगी तो ये मतलब हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमको ये टूर्नामेंट जितवा सकते हैं। आप एक बॉलिंग भी करते हैं, बॉलिंग करके जिस तरह का एक बॉलर का बॉडी होता है, बॉडी चोट लगने की काफी संभावनाएं होती है, इंजरी होने की संभावनाएं रहती है, तो बुमराह के साथ आप देख ही रहे हुआ, तो बुमराह को रिकवर करना और उनको फिर से मैदान में आना कितना चैलेंजिंग था? आप जैसे ये सब मतलब ये इंजरी जो है तो फास्ट बॉलर के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज रहता है कि उनको मतलब इंजरी ना हो, क्योंकि अक्सर फास्ट बॉलिंग देखा जाए तो जो भी फास्ट बॉलर है वो हमेशा कहीं ना कहीं इंजरी से प्रभावित होते रहते हैं। कभी उनका कंधे में खिंचाव आ जाता है तो कभी पैर में, तो इसलिए बुमराह के लिए बहुत चैलेंज था। वो बहुत ही टैलेंटेड बॉलर थे और इंडिया के लिए काफी ये मतलब फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट वही संभाल रहे हैं। जहीर खान की बात शायद मैं मानता हूं कि वो नंबर 1 गेंदबाज वही आए, भुवनेश्वर कुमार शमी आए, लेकिन उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए जितना बुमराह ने छोड़ा है इस टाइम पे जहीर खान की बात। तो बुमराह का मैं मानता हूं जिससे उन्होंने कम बैक करा है, लोगों को लग रहा था कि क्या बुमराह कम बैक कर पाएंगे, हो सकता है कुछ बॉलर नहीं कर पाते हैं, जिस लिए जाने जाते हैं तो चोटिल होने के बाद मतलब अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ते, लेकिन बुमराह का जो है तो उन्होंने उससे भी मुझे लगता है शानदार इम्पैक्ट छोड़ा है अभी तक के मैचों में। तो जिस तरह से आज मोहम्मद रिजवान को उन्होंने सेट करके बोल्ड किया, उसके बाद वहीं से रिजवान जो कि पिछले मैच में अच्छी इनिंग खेले थे, पारी को बिल्डअप किए थे और जीत दिलाया था, तो बुमराह का काफी अच्छी बॉलिंग था। फिलहाल हम चर्चा करेंगे हमारे हिटमैन रोहित शर्मा, जिन्होंने इस पिछले जो मैच हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, और रिकॉर्ड पे थोड़ा चर्चा करते हैं कमल जी की क्या क्या रिकॉर्ड मतलब रोहित शर्मा को अलग किया है भारतीय टीम के और विश्व क्रिकेट में। लगभग जो मतलब उनके एक तो विश्व कप में उनका ये जो शतक था 7 शतक है, 7 शतक हो गए, कोई आज तक मार नहीं पाया, आज तक नहीं बना पाया। फिर जो उनका मतलब आप क्रिस गेल को ले लीजिए, रोहित शर्मा को ले लीजिए, डेविड वार्नर को, जो इनकी पारी शुरू करने की आदत है कि मतलब लंबे लंबे हिट लगा दो या 5 ओवर में 70 रन 60 रन कर दो। ये जो अप्रोच अब आई है रोहित शर्मा की 2023 के क्रिकेट में, कि जैसे क्रिस गेल पहले मतलब पूरा एकदम सेट कर देते 5 ओवर में 70 रन 5 ओवर में 50 रन ऐसे, तो रोहित शर्मा ने जो इस बार अपनाई है टेक्निक, वो मतलब अब जितने भी इस समय जितनी भी टीमें विश्व कप में खेल रही हैं उनमें से वो सबसे बेहतर ओपनर उभर कर आए हैं। एक सवाल हमारे एक्सपर्ट से होगा कि क्या भारतीय टीम में जो रोहित शर्मा आपने अभी बोला कि इंटेंट प्लेयर के रूप में उभरे हैं और जानबूझ के वो ये रास्ता अपनाए हैं, तो क्या कहीं ना कहीं उनको अपने कैरियर में डर लग रहा है कि अगर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे या फिर वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं ले जाएंगे तो हमारा ये दाइंड हो सकता है? नहीं, मेरा मानना है कि अभी रोहित शर्मा को इन सब बातों को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो काफी सालों से टीम के लिए खेला है, अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो अभी भी उनका दौर, एक अच्छा प्लेयर होता है तो उसके जीवन में अच्छा समय भी आता है और बुरा वक्त भी आता है। तो हो सकता है अभी कुछ दिन पहले उनसे शतक नहीं बने, रन नहीं बन रहे थे, तो उनका वो थोड़ा सा बुरा वक्त चला था। लेकिन अभी जिस तरह से 2 मैचों में उन्होंने बैटिंग किया है तेजी के साथ, मतलब रोहित शर्मा तेज हिटमैन तो है, लेकिन वो शुरू में पहले 10-15 गेंदे 25 गेंदे वनडे क्रिकेट में जो टाइम लेते हैं अपनी इनिंग बिल्ड करने में, मतलब थोड़ा टाइम ले खेलते हैं। लेकिन अभी जो उन्होंने पहली गेंद में बाउंड्री लगाया आज के मैच में शाहीन शाह को, जिन्होंने उनको आउट भी किया है कई बार पहले ही ओवर में, तो मतलब मैं मानता हूं कि रोहित शर्मा ने अपना इंटेंट साफ कर दिया है कि मैं तो खुलकर खेलूंगा और ऊपर से ही सामने वाली टीम के बॉलरों पे दबाव बनाऊंगा, जिससे हमारा मिडिल ऑर्डर और लास्ट में अच्छा खेले।
उन पे दबाव नहीं आना चाहिए। किंग कोहली जिसको वर्ल्ड क्रिकेट में कोई ऐसा वही नहीं इग्नोर कर ही नहीं सकता है। पिछले मैच में उन्होंने अच्छा 85 स्कोर किया, उसके बाद भी 50 मारा और आज हालांकि चूक गए, पर उनका रोल इस वर्ल्ड कप में कैसे रहने वाला है? क्या अगर भारतीय टीम के लिए वो एक ट्रम्प कार्ड साबित होंगे? अगर मतलब विराट कोहली के पूरे करियर में देखा जाए तो जो अभी उन्होंने लगभग 2019 विश्व कप के बाद थोड़ी सी परेशानियां थी उनके साथ कि मतलब वो अपने रंग में नहीं दिखे, लेकिन जो एशिया कप फिर एशिया कप में उनकी फॉर्म देखी, वहां से मतलब जो तैयारी चल रही थी विश्व कप के लिए, और फिर आप वो T20 वर्ल्ड कप नहीं भूल सकते, वहां से जो उन्होंने बैक किया है अपने आप को कि उनके बैट से रन निकल रहे हैं एकदम जैसे कहते हैं रन मशीन से अब ये एकदम ये हो रहा है कि हाँ रन मशीन है अपने मतलब उस जो दिया गया है उसको टाइटल उसको प्रूव करते हुए कि मतलब और जैसे करियर के अपने पड़ाव पर हैं कि लगभग ये सब लोग मान रहे हैं कि ये कोहली का अंतिम विश्व कप हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि जैसे उनकी फिटनेस है अभी तो उनका ये लास्ट वर्ल्ड कप नहीं है, हाँ लेकिन कोहली जो मैच सेट करते हैं रोहित जल्दी आउट हो गए या 2 विकेट जल्दी आउट हो गए, तो जो रोहित मतलब कोहली मैच सेट कर रहे हैं कि अगर राहुल और अय्यर हैं उनके साथ में तो ये 150-200 की बिल्डअप करके टीम को लास्ट पायदान तक एकदम जीत की दहलीज तक पहुंचा देते हैं। मिडिल ऑर्डर में एक डीपनेस प्रदान करते हैं, 3 नंबर पे सबसे विश्व में एक अच्छा खिलाड़ी स्टेबिलिटी देता है और कैसे सिंगल डबल उनको खेलना है, कैसे भागना है, तो वो विराट कोहली की एक महानता है और विराट कोहली का सबसे बड़ा स्किल है। फिलहाल चर्चा करते हैं बैट्समैन के बाद हम बॉलर की चर्चा कर लेते हैं। कुलदीप यादव जिनको माना जा रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा एक्स फैक्टर साबित होंगे भारतीय टीम के लिए, हो भी रहे हैं, तो कितना अभी इस समय जो भारतीय कंडीशंस है तो कुलदीप यादव को ज्यादा विकेट मिल नहीं पा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? तुच्छों में क्या वो विकेट निकालेंगे अभी कि अभी नहीं निकाल पाएंगे? मेरा मानना है कि अभी एशिया कप में उन्होंने निकाला है, उसके पहले सीरीज जो खेला उनने वेस्ट इंडीज खिलाफ उसमें भी निकाला है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग की है, तो मुझे लग रहा है जिस दिन अगर स्पिनिंग ट्रैक उनको मिला, बॉल स्पिन हुई, तो उस दिन गुच्छे में विकेट निकाल के देंगे। और अभी क्या है कि टीम का मिला जुला प्रयास है, वो तो रन कम देकर दबाव बनाते हैं और 1-2 विकेट अपना निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद उनका जो बनाया हुआ दबाव रहता है तो दूसरे बॉलरों को भी मिलता है, जैसे साथ में उनके बॉलिंग कर रहे हैं, जडेजा कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या कर रहे हैं और बुमराह आ जाते हैं तो वो भी 1-2 विकेट मिडिल ओवर में निकाल के ले जाए। जैसे आज के देखें तो आज 5 बॉलर इनके जो मेन 5 बॉलर हैं जो कंटिन्यू खेलेंगे सारे मैचेस मुझे लगता है खेलेंगे, तो उन्होंने 2-2 विकेट निकाला है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो कुलदीप ने दबाव बनाया था तो उसका फायदा मिला है सभी को। फास्ट बॉलिंग में अभी भारतीय टीम जो पिछले मैचों में आई है, मोहम्मद सिराज, बुमराह को और उनके साथ में हार्दिक पांड्या साथ में बॉलिंग करते हैं, तो आप क्या कहते हैं, मोहम्मद शमी की जगह कहीं बन रही है कि अभी नहीं बन रही है? अब जैसे कि आज एक अच्छा मौका था, हाँ आज तो एकदम सटीक मौका था क्योंकि उन्होंने जो गुजरात टाइटंस के साथ मतलब आईपीएल खेला है और फिर अभी इस आईपीएल में लगभग हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आज थोड़ा ना खिलाकर उनके साथ ना इंसाफी हुई। तो मतलब अगर हमने 192 रन की जगह मुझे लगता है आज 100 के अंदर भी आउट कर सकते थे। तो ये मतलब हाँ ये एकदम कंफर्म था कि अगर जहां पर 2 ओवर शार्दुल के किए, अगर वहां पर शमी के 2 ओवर होते तो शायद उसमें 2 ओवर में 1-2 विकेट और आ सकते थे मेरे हिसाब से। तो आगे वाले आने वाले मैचों में जैसे ये मतलब जो छोटी टीमें हैं उनके साथ आप भले शमी के साथ न जाए, लेकिन जो अभी आपके साथ अफ्रीका खेलेगा, न्यूजीलैंड खेलेगा, इनके साथ आप जा सकते हैं प्रॉपर मतलब 3 फास्ट बॉलर के साथ अपने 2 स्पिनर के साथ। नहीं ऐसी सोच तो नहीं मोहम्मद शमी को सेमीफाइनल और फाइनल में खिलाने की? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ऐसी सोच रख रहे हैं तो उनको शुरुआत में कुछ मौके देने चाहिए, क्योंकि उनका भी कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, मतलब कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि बड़े मैचों में अगर आप उनको बचा कर बड़े मैच में एकाएक उनको मौका मिलेगा तो हो सकता है कि वो नर्वस रहे और परफॉर्म न कर पाए। फिलहाल चर्चा करेंगे हम बॉलर्स के बाद ऑलराउंडर की बात कर लेते हैं। जडेजा और हार्दिक पांड्या पे काफी डाउट था, यस नो था कि हाँ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। हार्दिक पांड्या ने भी परफॉर्म किया, जडेजा ने भी बॉलिंग विकेट निकाल के दिए हैं, तो किस तरह आप देखते हैं आगे मैचों में जडेजा और हार्दिक पांड्या क्या रोल अदा करने वाले हैं? बैटिंग की तो अभी टेस्टिंग नहीं हुई है, बॉलिंग में क्या है? बॉलिंग तो अभी जडेजा और हार्दिक पांड्या अच्छे ही कर रहे हैं। जडेजा ने जिस तरह से सेटअप करके
स्टीवन स्मिथ को बोल्ड मारा था, हाँ। बहुत ही शानदार गेंद थी। मतलब स्मिथ बोल्ड होने के बाद भी मुस्कुरा रहे थे कि मेरे सामने गेंद गिरने के बाद कैसे मैं बोल्ड हो गया। उनको समझ में ही नहीं आया कि गेंद क्या कैसे हरकत ये हुई। उनकी खूबी है, जो गेंद को घुमाते हैं सामने से, बल्लेबाज की आंखों के सामने से वो जाती है, गेंद देखता है बल्लेबाज देखता रहता है और कुछ उसमें कर नहीं पाता है, केवल ग्राउंड के बाहर जाने के अलावा। तो ये उनकी बहुत ही अच्छी खूबी है। और बैटिंग में भी ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, तेज हिटिंग भी करते हैं। अभी अपने टीम को सीएसके को उन्होंने लास्ट 2 गेंद में 10 रन चाहिए थे, उन्होंने हिट करके जिताया। अभी तक हालांकि बैटिंग मतलब हार्दिक पांड्या और जडेजा की आई नहीं है, मुझे लगता है कि आएगी भी नहीं, ऐसे कि मतलब बहुत ज्यादा रन इनसे चाहिए उम्मीद करेगी टीम, क्योंकि ऊपरी क्रम के बल्लेबाज बहुत अच्छा खेले, लेकिन जब भी आएगी तो ये अच्छा करेंगे। तो भारतीय होने के नाते हम लोग विश करेंगे भाई, इनकी बैटिंग आए चाहे ना आए, भारत को मैच जीतना चाहिए। 4 पे ही फिनिश कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हार्दिक पांड्या जो कि जब से भारतीय नहीं गुजरात टीम के कप्तान बने हैं, उनके जो स्ट्रेटजी और उनके टेम्परामेंट और पेशेंस में जो अंतर आया है, तो किस तरह की टीम को चलाते हैं और अपनी बल्लेबाजी को और गेंदबाजी को चेंज करते हैं। जैसे मैं 2 IPL देखा हूं, तो इस बार तो मतलब वो विजेता रहे। तो जो मतलब उनके कप्तानी करने का मतलब, तो उनमें पूरे कप्तानी के गुण हैं। और लेकिन जो मतलब उनके IPL में जितना भी है, तो वो अपने आप को मतलब यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब मुझको कहाँ बॉलिंग करनी चाहिए। लेकिन उनके बैटिंग में जो एक परिवर्तन हुआ है कि पहले जो जल्दी से रन बनाते, मतलब ये था कि मैं जाऊंगा पिच पर और जल्दी जल्दी हिट करके रन बनाऊंगा, उसमें परिवर्तन आया है। जो कि ये है कि मतलब अपनी पारी को अपने टीम के हिसाब से बिल्डअप करना, ना कि अपने लिए। तो वो वाला जो चेंजेस आया है कि मतलब अपने टीम के लिए खेलना है, ये मतलब एक बहुत बड़ा परिवर्तन है टीम के। फिलहाल हम सारे खिलाड़ियों पे चर्चा करते रहेंगे। अभी फिलहाल पाकिस्तान और भारत के मैच पे आते हैं। एक और सवाल लास्ट में ये है, पिछले मैच में कि जो 2 मैच मिस किए शुभमन गिल, जो भी प्लेयर ऑफ मंथ घोषित हुए सितंबर महीने के एक बार फिर, तो वो कैसे उसको मिस कर रहे होंगे? उनके लिए उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी थी? उनके पास अभी युवा हैं, अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, और फिर उसके बाद अभी वो मतलब ये साल 2023 का तो उनके लिए बहुत ही खास था। 2 शतक भी लगे, 5 शतक भी लगाया उनने इस साल में। और फिर ये उनके लिए मतलब वो मुझे लगता है काफी सालों तक टीम के लिए सर्व कर सकते हैं एज ए बैटर, बहुत ही अच्छा खेलेंगे, हो सकता है कैप्टन भी बन सकते हैं आगे चल के। अभी कैप्टन के लिए टेस्ट तो नहीं हुआ है उनका, कैप्टन भी बन सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो एक्सपीरियंस हो इस ड्रेसिंग रूम से, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, बॉलिंग डिपार्टमेंट में बुमराह, शमी, कोई भी हो, जडेजा हो 2008 से खेल रहे हैं, जो 2008 में वर्ल्ड कप अंडर-19 जीती थी कोहली कैप्टेंसी में, उस टीम के हिस्से हैं। केएल राहुल भी खेले अंडर-19। तो मतलब सबका एक्सपीरियंस, जो एक ड्रेसिंग रूम का माहौल है, तो मुझे लगता है कि आगे चल के ये फ्लो बना रहेगा और गिल के माध्यम से आगे तक चलता रहेगा। जैसे सचिन के बाद कोहली, कोहली के बाद मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा। वैक्यूम नहीं क्रिएट होने पाएगा और भारतीय टीम आगे बहुत ही अच्छा ग्रो करती रहेगी। फिलहाल ये है एक सवाल, आपके पसंदीदा शायद खिलाड़ी है या फिर आप बहुत ही उनको अप्रिशिएट करते हैं? श्रेयस अय्यर, जो कि लंबा छक्का 101 मीटर लंबा छक्का मारे, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो जो उनका आज 50 मारे उन्होंने, उनको कितना कॉन्फिडेंस देगा? पहले मैच में 0 पे आउट होने के बाद पहला विश्व कप खेल रहे हैं, युवा हैं, और कहा जाता है कि भारतीय टीम को कप्तानी भी करने के लायक है और हो सकते हैं। अब जैसे कि मैं पहले मैच में जो भी रहा हो कि मतलब उनका बैड लक कहें या जो भी रहा हो कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग अच्छी थी वो भी, लेकिन मतलब जो उनका बीच में, जैसे कि बीच में आप देखेंगे कि किसी भी टीम में 2 ही स्पिनर करेंगे या फिर मीडियम पेसर करेंगे उस समय। तो जो इस समय वो बैटिंग करने आते हैं, तो जो स्पिन खेलने का उनका तरीका है कि मतलब पैर जो उनका स्ट्रांस है उसके से पता चलता है कि मतलब उनके स्ट्रांग जोन कहाँ पर है। तो जो वो पारी बिल्डअप करते हैं स्पिनर के खिलाफ, वो मतलब एक ये है कि बहुत लंबा लेके जाएंगे और मतलब इनको स्पिनर से उतना डर नहीं है। शायद इसीलिए भारतीय टीम ने उनके ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, टाइम का भी, मनी का भी, फिटनेस का भी, और उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेना है कि नहीं लेना है। अभी एशिया कप में आपने देखा जिस मैच में केएल राहुल शतक मारे थे, उसमें श्रेयस अय्यर नहीं खेले थे उनकी जगह। तो फिलहाल ये हुई श्रेयस अय्यर की चर्चा। शुभमन गिल हुए, सूर्या जो कि टीम से बाहर है। कुछ कभी कभी खिलाड़ियों को कमेंट आता है कि सूर्या जैसे मैच विनर जो कि धराशायी कर देते हैं दूसरी टीम का, उनको खिलाना चाहिए एक आध मैच के, नहीं टेस्ट करना चाहिए अभी फिलहाल?
जहां तक मेरा मानना है तो सूर्या को भी अगर वर्ल्ड कप में ले गए तो उनको भी 1-2 मैच खेलने का मौका देना चाहिए। क्या हो सकता है कि वो भी मतलब अभी तक हालांकि उन्होंने T20 के अलावा वनडे में अपनी छाप नहीं छोड़ पाई, लेकिन उनके में काफी प्रतिभा है, काफी टैलेंट है, लेकिन वनडे अच्छा नहीं खेल पाए। लेकिन मेरा मानना है कि उनको मौका मिलेगा और अच्छा करेंगे, क्योंकि अभी पिछले 2 वनडे में उन्होंने शायद अर्धशतक लगाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ऑस्ट्रेलिया की अच्छी टीम है, उसके खिलाफ लगाया था। तो उनका रोल यही रहेगा कि वो लास्ट में जैसे 35 ओवर के बाद 40 ओवर के बाद अगर उनकी बैटिंग आती है तो उनसे टीम उम्मीद करेगी 30, 35, 40 गेंदे जो भी खेले उसमें 70, 80 रन करके दे। पर एक जो टीम का प्लेइंग 11 होता है उससे ज्यादा हम लोग खिला नहीं सकते हैं, और उसमें समीकरण गड़बड़ हो जाए, किसको हम बैठाएंगे किसको नहीं बैठाएंगे। तो जिस तरह सूर्या, उसी तरह मुझे लगता है आर अश्विन का भी रोल इस वर्ल्ड कप में है, उनको भी टीम में जगह मिलने की संभावना बहुत कम है। आपको क्या लगता है कि अगले मैच में किस अश्विन को आप देखते हैं कि नहीं? मैं मानता हूं कि अभी तो अश्विन की जगह है इस प्लेइंग 11 में नहीं बन रही है, क्योंकि आपका जो जडेजा का मतलब स्पेल रहता है, कुलदीप का स्पेल रहता है, तो आपको प्रॉपर मतलब विकेट मिल रहे हैं, और बैटिंग लाइनअप पे तो उनकी जगह कहीं फिक्स ही नहीं है। तो फिर मतलब ये है कि इस प्लेइंग 11 से छेड़छाड़ ना की जाए, इसी प्लेइंग 11 के साथ खेला जाए। तो फिलहाल चर्चा करेंगे हम मोहम्मद सिराज, जो कमाल की गेंदबाजी किए हैं यार, जो पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया। पहले तो उनकी पिटाई हुई जम के 2-3 ओवरों में। तो मोहम्मद सिराज को अब किस तरह कितना डिस्ट्रक्टिव बॉलर है, कितना खतरनाक साबित हो जाते किसी टीम के लिए। जैसे कि सिराज बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, मतलब पिछले 2 साल से बहुत ही अच्छी बॉलिंग, आज वो इसीलिए शमी को पीछे छोड़ के आज प्लेइंग 11 में अपना नाम बना पा रहे हैं। सबसे एक्सपीरियंस और सबसे ज्यादा मतलब घातक गेंदबाजी शमी करते हैं। तो सिराज का जैसे कि आज का स्पेल था, उन्होंने शुरू में थोड़ा सा समझ नहीं पाया पिच को, कंडीशन उनके हिसाब से नहीं थी, क्या था कि पैर पे गेंद ज्यादा गई, तो जिसको सामने वाले बैट्समैन ने बाउंड्री में कन्वर्ट करा। फिर उसके बाद उनको जब समझ में आया तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार इन स्विंगर करा, और उनका जो ओपनर बैट्समैन था, नाम तो नहीं याद आ रहा है, तो उसको जो इमाम को नहीं राइट हैंड बैट्समैन था शकील, जो पिछले मैच में शतक लगाया था, और साउथ शकील अशफाक कुछ शकील को शायद कुलदीप ने या फिर बुमराह ने उसको जिस तरह से उन्होंने सेट करके और LBW करार किया, उसके बाद फिर उन्होंने बाबर आजम को बोल्ड करा। बाबर आजम जिनको माना जाता है बहुत ही अच्छा खेलते हैं, और उन्होंने 50 उसी टाइम 50 करा और उसके बाद बोल्ड हो गए। तो मतलब बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, और शुरू में उनका जो स्पेल 3 ओवर का देखा तो कोई हो सकता है कि कोई अगर दूसरा कैप्टन होता तो चौथा ओवर नहीं दिया, लेकिन चौथा ओवर वो लेके आया और ब्रेक थ्रू दिलाया वहां पे टीम को। सबसे चौंकाने वाला जैसे रोहित शर्मा टॉस जीते, उसके बाद सबको लग रहा था भारतीय टीम फील्डिंग करेगी, और उन्होंने फील्डिंग किया। सब कुछ एक्सपर्ट को लग रहा था कि नहीं बैटिंग करना चाहिए कुछ को फील्डिंग, पर ज्यादातर मत था कि बैटिंग की तरफ रहेंगे। तो आपको कैसे चौंकाने वाला ये फैसला लगा? अभी तक मतलब जितनी भी बार इंडिया जीता है तो मैं देखा हूँ कि जब भी मतलब इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि इंडिया का जो अप्रोच रहती है कि पहले बैटिंग करो, टारगेट सेट करो, फिर जितने भी मेरे मतलब बॉलिंग जितनी भी क्वालिटी है उसका यूज करो। लेकिन इस बार मतलब इस मैच में जो हुआ कि सब यही सोच रहे थे कि इंडिया टॉस जीतेगी, बैटिंग करेगी, और लगभग 320-310 का स्कोर दिख रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही इंडिया टॉस जीत गई और फिर रोहित शर्मा ने फील्डिंग चूज की, तो उसके बाद एकदम चौंकाने वाला फैसला था। लेकिन फिलहाल दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये फिलहाल जो था फैसला एकदम सही साबित हुआ। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंद दिया है, हराया नहीं है, रौंद दिया है, क्योंकि उस शब्द में बोला जाए तो रौंदना ही बोला जाएगा, क्यों गलत तो नहीं है। नहीं तो बुरा नहीं मानना है पाकिस्तान टीम के अगर जो कोई दर्शक है, क्योंकि हरा दिया है मतलब रौंद दिया, ये कि पर्यायवाची होता है, कोई अलग शब्द नहीं है। तो फिलहाल भारतीय टीम जीत चुकी है, और अपना जो अंक तालिका एक निकलता है, हम लोग न्यूज़पेपर में देखते थे, पहले सबसे पहले वेट होता था, सबसे ऊपर ही नजर जाते और सबसे नीचे। तो भारतीय टीम शायद सबसे ऊपर नजर आएगी कि अभी न्यूजीलैंड और अफ्रीका बनी हुई है? नहीं, अभी तो रन रेट के हिसाब से जहां तक देखा जाए तो अफ्रीका के +2 में चल रहा है, और इंडिया का लगभग +1.60 ऐसे चल रहा है। तो मतलब दूसरे नंबर पर हम शायद आ गए हैं। आज हम लोग जब मैच ही देख रहे तो बहुत अच्छा लगा, रोहित शर्मा जब तक बैटिंग कर रहे थे 20 ओवर 21 ओवर तक। उसके बाद जो हम लोग को लगा था कि 2-3-4 ओवर लगने चाहिए, 36 रन 40 रन चाहिए, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है सभी दर्शकों को थोड़ा सा बोर हो गए होंगे मैच देखो। आपको लगा बोरियत कि नहीं लगा? और क्यों भारतीय टीम के वो हित में था कि नहीं था? मुझे तो बहुत स्लो थोड़ा लगा।
हाँ, सबकी उम्मीद तो यही रहती है कि जल्दी से मैच खत्म करें और अपना पॉइंट टेबल में थोड़ा सा रन रेट का भी देखना चाहिए कि थोड़ा सा ऊपर रहे, क्योंकि अफ्रीका इस समय +2 पे चल रही है और हो सकता है, मेरा मानना है कि लास्ट में रन रेट एक मैटर करेगा कि टॉप 4 में कौन है। लेकिन जहां तक है, ये भी मानना मेरा है कि जैसे उन्होंने 155 के बाद 149 भी अपने 8 विकेट गिरा दिए थे, हाँ। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए रोहित, केएल राहुल और अय्यर को भी थोड़ा सा वक्त बिताना चाहिए था ग्राउंड पे। ऐसा नहीं है कि आप आइए, T20 मैच तो चल नहीं रहा है, 50 ओवर का मैच है, आज आपकी कंडीशन ठीक है, आज आपको 30 ओवर के अंदर 25 ओवर में जीतना है, लेकिन हो सकता है कि किसी दिन ऐसी बैटिंग करनी पड़े, 50 ओवर भी खेलना पड़े। इसलिए आज जो उन्होंने टाइम बिताया है, तो मेरा मानना है कि उन्होंने सही करा है, जो भी है, तो टाइम बिताना चाहिए सभी को। और मेरा एक मानना है कि राहुल जैसे अच्छी बैटिंग कर ही रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है कि हार्दिक पांड्या या फिर जडेजा को भी बैटिंग का मौका दे देना चाहिए। तो ये होती है टेक्निकल बात। भावनाओं में बह के हम लोग खूब कोशिश करते हैं कि भाई यार छक्का ही छक्का मारो, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक्चुअली जो ग्राउंड में जो खेलता है, जिस व्यक्ति को, जिस प्लेयर को समझ होती है ग्राउंड में, वो वहां पे करना इतना आसान नहीं होता है। वहां पे गेंदें खेलनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। तो भारतीय टीम का जो फिलहाल मध्यक्रम का जो हम कह रहे थे, बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बहुत काफी दिनों से चल रहा है। तो क्या मध्यक्रम अभी मजबूत हो गया, हम कह सकते हैं? हाँ, मतलब इन 3 मैच से ये पता चल गया है कि लगभग हम इतने सक्षम हैं कि 310 320 चेज कर लेंगे, अगर ऐसी कंडीशन है। और अगर पहली बैटिंग आती है तो एकदम ये है कि श्योर है कि हम लोग 330 320 का स्कोर बना रहे हैं। तो फिलहाल हम बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। न्यूजीलैंड, अफ्रीका और भारतीय टीम। आप एक तीखा सवाल हम पूछ सकते हैं यस नो में कि कौन 4 टीमें होंगी आपके हिसाब से, कौन 4 टीमें सेमीफाइनल को क्वालिफाई कर पाएंगी अभी, जैसे कि हम मुकाबले देख चुके हैं? अभी जिस तरह से टीमें खेल रही हैं, तो मेरा मानना है कि एक इंडिया खेल रही है, दूसरा अफ्रीका खेल रही है, तीसरा न्यूजीलैंड खेल रही है, और चौथे के लिए हम श्योर नहीं है कि इंग्लैंड खेलेगी कि ऑस्ट्रेलिया खेलेगी। लेकिन मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम है, 5 बार की टाइटल विनर है, और इंग्लैंड भी अपना डिफेंडिंग चैंपियन है। तो दोनों में श्योर नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगी। टॉप 4 आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से इंडिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और एक अपना पाकिस्तान या तो फिर इंग्लैंड। देखते हैं, अभी हमारे एक्सपर्ट की राय है ये। अभी बहुत सारा फेज बचा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, इसमें कोई भी टीम क्वालिफाई कर सकती है, कोई भी टीम बाहर हो सकती है। फिलहाल के आंकड़ों को और जीत के विनिंग परसेंटेज को देख के हम यही अनुमान लगा सकते हैं जो हमारे एक्सपर्ट ने बताया। इन्हीं में से 4 टीम रहेंगी, 1-2 आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये एक्सपर्ट्स जो हम बुलाए हैं, बहुत दूर से बुलाए हैं, बहुत काफी एक्सपीरियंस है। आप अगर देख रहे होंगे क्विंटन डिका, मार्करम, स्मिथ और जो रूट और बेरेस्टो, ये सारे जो नाम आप चर्चा में देख रहे हैं, केन विलियमसन और ये सारे खिलाड़ी, हम एक्सपर्ट से पहले ही राय ले चुके हैं। आप वीडियो जाके देख लीजिए कि इन्होंने एकदम सटीक और एकदम सही अपना एक्सपर्टीज दिखाया और अनुमान लगाया है। तो फिलहाल भारतीय टीम फिर से एक बार बधाई की पात्र है। अब मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूं कि कुछ सोशल मीडिया में इस समय वायरल होते रहते हैं विराट कोहली, कभी ये वाला तो कभी बहुत सारे मीम्स और बहुत सारे कॉमेडी वीडियोज और बहुत सारे, वो एक अच्छा व्यवहार दिखाता है उनका, सबके साथ संबंध अच्छा दिखाता है और उनको किंग कहलाने का श्रेय जाता है। जिस तरह नवीन उल हक से अभी उनका दोस्ती का वो वीडियो आया, उन्होंने मना किया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कोहली क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोहली जैसे, मतलब मैं उनका अगर देखूं तो इतने दिनों से मैं क्रिकेट देख रहा हूं, लगभग कोहली जब 2008 से के बाद, मतलब T20 वर्ल्ड कप था, उसके बाद से मैं मतलब जब जाना हूं कोहली को, तो जब 2011 का वर्ल्ड कप में जब कोहली, तब वहां से देख रहा हूं तो मतलब उनका जो वो शुरुआती दौर था। फिर जब 2015 का जो वर्ल्ड कप था, वहां से देख रहा हूं तो एक तरह का मैं देख रहा हूं कि वो जितने भी मतलब खिलाड़ी हैं, अगर उनसे सीनियर हैं तो वो अपने बड़े भाई की तरह उनको ट्रीट करते हैं, और जो उनके मतलब जूनियर खिलाड़ी आ रहे हैं उनके साथ मतलब एक बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हैं कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ। तो इस तरह का अगर माहौल टीम में है और एक खिलाड़ी बरकरार रखना चाहता है, और वो आपका कप्तान भी रह चुका है और इस समय पूर्व कप्तान मैं कह सकता हूं, लेकिन मतलब जो इस समय सीनियरिटी के उस पर देखा जाए तो लगभग वो सबसे सीनियर है। तो मतलब जो इस तरह का अगर माहौल एक बड़े खिलाड़ी से जो आदमी एक्सपेक्ट करता है कि मतलब जो मिलेगा, तो वो जो आने वाले खिलाड़ी हैं या जो टीम में इस समय जूनियर खिलाड़ी, एक और चीज हमने नोटिस किया है, विराट कोहली कमाल का सेलिब्रेशन रहता है, चाहे वो बॉलिंग कर रहे हो, चाहे कुलदीप यादव हो, चाहे जसप्रीत बुमराह, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विकेट वही ले रहे हैं।
उसके बारे में आप क्या कहेंगे? विराट कोहली किस अग्रेशन के साथ और कितना पॉजिटिव एनर्जी इसकी एक टीम को देता है, ये उनका सेलिब्रेशन। उनका एग्रेशन जो है, तो आप अगर मैच में कहीं पीछे भी हो रहे हैं, अगर विकेट मिलने के बाद उनका जो एग्रेशन रहता है, जो उनका जोश दिखता है, तो बॉलर से भी ज्यादा लगता है कि उन्होंने ही विकेट लिया। तो मतलब एक पूरा ग्राउंड, पूरा स्टेडियम, पूरे टीम को एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। जो भी प्लेयर ग्राउंड में रहते हैं, 11 प्लेयर, उनमें सब में जोश आ जाता है और अच्छा परफॉर्म करते भी है। अगर एक ब्रेक थ्रू मिल जाए तो उसके बाद टीम इंडिया अच्छा कर जाती है। इसका एक नतीजा है भारतीय टीम फील्डिंग में अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे कुछ इंटरनल वीडियोज भी आती हैं विराट कोहली को, जिस तरह से अभी कोच राहुल द्रविड़ ने वो सम्मानित किया मेडल देके, और वो काफी अच्छा सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्या खुशनुमा माहौल हमको देखने को मिलता है? वो तो विराट कोहली तो किंग कोहली है ही, प्रिंसेस से किंग बन गए हैं, चेज मास्टर है। और वो कमेटी में उनको लोग बाग डांस, सिंगिंग, उनको सारी चीजें पसंद है। और फैशन में भी मतलब पीछे कहीं से कहीं तक भी नहीं, हैंडसम मैन है। चाहे उनकी हेयर स्टाइल हो, चाहे कुछ भी देखा जाए तो मतलब चाहे उनका खेल हो, मतलब सब जगह वो छाए रहते हैं। अगर वो विराट कोहली है तो आपकी नजर उनसे नहीं हट सकती। चाहे तो अभी जो एक मैच उनको ड्रॉप किया गया था, रेस्ट दिया गया, ड्रॉप नहीं कहेंगे, रेस्ट करने के लिए जो दिया गया था, उसमें वो मतलब इतना बड़ा प्लेयर आपके लिए पानी लेके आ रहा है। और उनका जो स्टाइल था दौड़ने का, और मोहम्मद सिराज ने खूब एंजॉय किया था सिराज उनके पीछे थे। और वो मतलब जो उसमें मीम मैंने देखा था कि कोहली जल सेवा आ रहा है, आप जल्दी से उपयोग करें, मतलब मजा ही आ जाता है। जितना इंसान बड़ा हो जाता है उतना ही। जैसे मुझे याद आ रहा है कि हमारी जो क्रिकेट की प्लेइंग 11 थी, क्रिकेट टीम थी, नवोदय विद्यालय रीवा से हम लोग जैसे पढ़े, साथ में ही तीनों लोग ही थे, तो क्या ही कहना, सबको याद ही होंगे किससे। तो उसमें एक शिवम नाम का लड़का था, शिवम वाडेकर, जो कि हमेशा ही कमेंटी करता रहता था कुछ न कुछ। और दीपांकर भाई हमारे कैप्टन थे, उन्होंने वाडेकर भाई की तो फील्डिंग का मुझे याद है, शायद कभी कैच पकड़ नहीं पाया, स्लिप में स्लिप में लगता था कैच पकड़े कि नहीं, लेकिन लगता स्लिप में ही था। क्लास का मैच याद है, जब मेरे क्लब से बॉल लग के शिवम के पास गए तो शिवम ऐसे कैच लोग रहा था, तो मुझको लगा कि कैच छूट गया, लेकिन वो कैच मतलब। तो ये याद है हम लोग को। दीपांकर भाई के बारे में क्या कहेंगे? दीपांकर भाई की जो उनको मतलब कि कभी कभी मैच ऐसा होता था कि हम श्योर हो जाते थे कि अब मैच हम जीत गए। दीपांकर भाई की बॉलिंग नहीं देनी पड़ती थी, और भाई बॉलिंग के लिए इतना फोकस था कि मतलब फास्टर था, लेफ्ट आर्म फास्टर था, लेकिन वो स्पिन करने आ जाता हरभजन की स्टाइल में, नहीं मैं स्पिन करूंगा, मैं बॉलिंग करूंगा ही, मुझे वो बंदा ऐसा है कि अगर लास्ट में पूरा मैच जीत रहे हो, चाहे 100 रन चाहिए, वो तीसरा ओवर वो करके ही मानेगा। तीसरा ओवर करता ही था। मतलब अच्छी बात भी है कि टीम स्पिरिट थी उसके पास खेलने का, कि हाँ मैं अगर कर सकता हूँ मैं क्यों ना करूँ, वो कर ही रहा। कुछ ऐसी कहानियां आपको याद है जो कि क्रिकेट का माहौल और हमारे दोस्तों के बीच में बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट करते हो? कुछ ड्रामा, कुछ किसी कॉमेडी, मैच खेलने के बाद कुछ याद हो तो बताइए आप। मैच खेलने के बाद जो ये रहता था कि संडे का मैच है, तो उस दिन जो ये रहता था कि हाउस में नाश्ता आएगा और वहीं पर सब लोग बैठ के खाते थे, पहाड़ बन के पोहा है, जो पोहा ऐसे। और मुझको तो कहते हैं साहिल लोगों का, साहिल का एक किस्सा याद है जो शिवम वाडेकर बताता था। साहिल ऐसे पोहा की स्टाइल बना के खाता था, और शिवम और दिन जो ये रहते थे कि मैं पोहा लेके जाऊंगा, तो वो वाली मुझको कहानियां याद है। तो एक टीम को बनने में, एक वर्ल्ड कप जीतने में, कुछ में सबका बहुत योगदान, चाहे मैनेजमेंट टीम, अगर हमारी टीम की बात किया जाए, चाहे शिवम वाडेकर रहे हो, चाहे विपिन कोहली भाई हो, और बहुत सारे पेप्सी भाई लोग रहे हो, ये नीलांशु, इस सबका रोल बहुत ज्यादा रहता था कि भले ही इस टीम में खेले या फिर सपोर्टिंग रोल, कभी कभी बी टीम में मौका भी मिलता था। तो अच्छा, मैं अगर कहूँ तो हमारे सर्किल में सारे लोग बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते थे। कार्तिक राजा का आपको वो मैच याद है क्या? 9th क्लास का अनुज और कार्तिक राजा की ओपनिंग, शायद 91 रन की मुझे ऐसा लग रहा है पार्टनरशिप हुई थी। तो फिलहाल हम लोग भी काफी मजे किए हैं। हम लोग का भी काफी एक फ्रेंड सर्कल है जिसमें क्रिकेट खेलने वाले बहुत लोग हैं, क्रिकेट को प्यार करने वाले बहुत लोग हैं। उसमें जो देख रहे होंगे उनको खूब मजा आ रहा होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं, हमारे बीच एक्सपर्ट जो बैठे हैं, तो कमल, मुझे याद है कि इनका एक, जब हम लोग 8th क्लास तक थे, शायद हम लोग ये लोग मेन टीम में खेलते थे, हम लोग टीम में शामिल थे कि नहीं शामिल थे, हमको याद नहीं। हम लोग प्लेइंग 11 कंप्लीट करने में रहते थे कि हम फील्डर रहेंगे। तो उस समय कमल का एक परफॉर्मेंस याद है कि मतलब 8th एक सीनियर मैच था, कुछ में 4-5 विकेट लिए थे और वहां पे अनाउंस हुआ था शाम को असेंबली में, याद है मुझे। तब से हम लोग को भी लगा था कि यार हम लोग को भी क्रिकेट खेलना चाहिए।
और फिर धीरे धीरे हम लोग को सिलेक्शन हुआ और आपको हम लोग ने रिप्लेस भी किया। स्पेशली जो हमारे ओपनर वाडेकर भाई और अजीत, वैभव, ये लोग काफी अच्छा किए हैं। तो आप अपना रिप्लेसमेंट के बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि रिप्लेसमेंट के बारे में कहूंगा कि किसी भी खिलाड़ी का एक समय होता है कि मतलब उसको समय के साथ या तो क्रिकेट अच्छा खेलना चाहिए या फिर मतलब टीम से अपना जगह ये हो जाना चाहिए कि मैं मतलब अब टीम के लिए अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो शिवम वाडेकर जैसे बढ़िया मतलब ओपनर निकल के आया, फिर साहिल अच्छा खेला वहां पर। साहिल को तो इसलिए क्रिकेटर बना दिया गया क्योंकि बहुत मोटा आदमी था, तो उसको जगह नहीं, तो उसको विकेट कीपिंग दे दिया गया। विकेट कीपिंग दे दिया गया और पुलाव की ताकत के मारता था लंबे लंबे। तो मतलब ये है कि जो भी रिप्लेसमेंट अच्छा था शिवम वाडेकर, क्या ही कहना उसके क्रिकेट। एक कहानी में हम लोग याद कर पाते हैं कि आपकी और वो विकास लेजी, इनकी ओपनिंग जोड़ी बहुत ही शानदार रहती थी। सुनने में ये आता था कि यार मतलब दूसरे जो खिलाड़ी 1 डाउन 2nd डाउन उसकी बैटिंग ही नहीं आती, आप लोग पूरा खेल लेते थे। तो क्या बातें होती तो इस टाइम? यही था कि अगर मतलब हम लोग जैसे उस समय खेलने जाते थे तो वो, अब मैं ये कह सकता हूँ कि वो बहुत ही बड़ा पिंच हिटर था। तो मतलब उसके साथ मुझको भी बैटिंग करने में मजा आता था। लगभग जो मेरे ऊपर प्रेशर आता था वो मेरा प्रेशर लगभग पूरा कम कर देता था, क्योंकि उसके पास जो शॉट थे लगभग मैं मानता हूँ कि वो टीम हिट के लिए या वो जहां से भी इजाद किया होगा बहुत ही अच्छे शॉट थे। मंगूज बैट अपने पास याद है 9th क्लास, वो इतना घिस गया था हम लोग का बैट, वहां तक हम लोगों ने उसको खेला। मुझे याद है एक बार कि तुम्हारा शॉट, नीलन का शॉट, स्वीप शॉट है, फ्लिक टाइप में खेला था, हल्का बेंड करके बहुत ही लंबा गया था उधर, मुझे याद है। और उस शॉट से विनीत का वो पसंदीदा बैट जिसको लेके वो अपने चश्मे के हाथ से छक्का मारता था। तो वो बैट काफी अच्छा था। अभी रखा है क्या वो बैट? अब तो हो सकता है कि नवोदय विद्यालय के म्यूजियम में ही रखा हो या फिर हॉस्टल में लड़कों ने खेल के उसको अब खत्म ही कर दिया। और पहला बैट जो कमल अपने घर से लाए थे, हम लोग के पास बैट नहीं हुआ करता था, हम लोग को याद है काम था भाई का वो हम लोग तो चेयर की जो पैर होता है उससे भी खेले हैं क्रिकेट। तो फिलहाल बहुत सारी कहानियां हम लोग के पास भी है, आप लोग के पास भी होगी। आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं बहुत इस यूट्यूब चैनल आप अपने। अच्छा, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। अपने क्लास में एक बैट्समैन है अमित रावत, हाँ, उनके बारे में मतलब बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में बिल्कुल हम कहना चाहेंगे बहुत अच्छे बल्लेबाज, लेकिन बहुत ही घटिया फील्डर है। क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति था कि मतलब उनको वहां लगना है लॉन्ग ऑफ में, जहाँ पे क्या होती थी वहाँ सीढ़ियां होती थी, वहां जाके बैठना है। और उनका जो कभी भी लोवर पहन के वो व्यक्ति नहीं आए और हमेशा काले जीन्स में खेलते थे और काफी लेजीपन दिखाते थे फील्डिंग के टाइम। लेकिन हाँ, बैटिंग कमाल की। जो हमारा गेंदबाज दीपांकर, उसको अच्छे सर फाइन लेग में लगाना उधर प्रिंसिपल सर के कोने में। और कपिल को तो इतना टारगेट करके स्ट्रेट ड्राइव मारते थे कि अलग ही बात। अब फिर से विश्वकर्मा सर आएंगे, एक बार हमारे गुरु हैं तो हर बार आते ही रहेंगे। तो विश्वकर्मा सर की एक कहानी फिर से सुना दीजिए। विश्वकर्मा सर का एक किस्सा वो याद है, हम लोग जब एक समोसी वाला ये था कि रिमीडियल के बाद मैच होगा और हम लोग चले गए थे ड्रामा करने शोले मूवी का। और वो समय मतलब पीटीआई टीचर आए थे, जामन सर नहीं, मतलब हनुमान नाम था उनका, शायद हनुमान नाम नहीं था, शायद उनको चेहरा दिखता नहीं हनुमान नाम ही था उनका शायद नाम। ठीक है, आगे। तो वो मतलब आए थे तो वो मतलब ये था कि अरे यार चलो। तो जब मतलब माहौल इतना गर्म हो गया था कि हम लोग मैच नहीं खेलने गए थे, फिर दूसरे दिन क्लास में ऐसा था कि आज बहुत पिटाई लॉन्ग आंसर होगी और नरेशन में भी कचरेशन भी होगा। लेकिन पुलिस ने बताया था तो हम लोग तो ए सेक्शन में तो हम लोगों की पिटाई हो गई थी, लेकिन आप लोग बच गए। उसके बाद नंबर आ गया था ब्रेकफास्ट का और हम लोग डरे हुए सहमे से, ठंड का मौसम था, बैठे हुए थे। सबसे बड़ी बात थी उसमें कुछ चेहरे थे, जैसे मैं था और 1 2 4 थे, हम लोग नहीं आए थे जो हमेशा रेगुलर प्रेजेंट रहते थे। विश्वकर्मा सर, माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन क्या थे वहां भी तो गुरु थे, हम लोग थोड़ा सा कलाकारी में अपना हाथ आजमा रहे थे, इसलिए वहां पे नहीं जा पाए था। सीसी था तो उसमें भी थोड़ा सा कल्चरल एक्टिविटी का भी मार्क्स था, तो भी और स्पोर्ट का भी, तो इसलिए हम लोग नहीं प्रेजेंट हो पाए। पर कोई बात नहीं, फिलहाल ये चर्चाएं चलती रहेंगी। तो भारत आज जीत चुका है पाकिस्तान से। कितने विकेट से जीता? 7 इसमें, ठीक। तो अभी फिलहाल हम चर्चा को यहीं रोकेंगे। आप कुछ और अगली जो आने वाले मैच है, जैसे कि धर्मशाला मैच है,
उसके बाद फिर पुणे में मैच है, पुणे में आगे अगला मैच है, फिर धर्मशाला में मैच है। न्यूजीलैंड से पुणे में मैच है और फिर धर्मशाला से इंग्लैंड में मैच है। पुणे से शायद बांग्लादेश में, हाँ सॉरी, बांग्लादेश से पुणे में मैच है और फिर अगला मैच न्यूजीलैंड से है जो धर्मशाला में। तो अगले मैच में आप क्या देखना चाहें, क्या कंडीशंस फेवर रहेंगी भारतीय टीम के लिए और अन्य विदेशी टीम के, और क्या हम भारत जीत पाएंगे? जैसा कि अगला मैच मतलब एक खुले मैदान पर है, जहां पर मतलब फास्टर को भी मदद मिलेगी, क्योंकि जो हवा का स्विंग है वो, और एक स्पिनिंग ट्रैक भी है, क्योंकि हमको वो मैच न्यूजीलैंड का T20 के साथ नहीं होना चाहिए जिसमें सेंटनर ने हमें धराशायी कर दिया था। तो मतलब बांग्लादेश के पास स्पिन तिकड़ी है और स्पिन जोड़ी भी है, और जो उनके मुस्तफिजुर हैं लेफ्ट हैंडर, थोड़ा उन पर भी मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप टॉस जीते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, तो पहले बैटिंग के लिए आप ये देखिए कि मतलब अगर इतनी थोड़ी कम मतलब वीकनेस है जो बैटिंग की, अगर बैटिंग करनी पड़े तो हम कितना बना सकते हैं। अगला मैच जो न्यूजीलैंड के साथ है, धर्मशाला में मैच होता है, फेवरेबल कंडीशन उसकी, ठंडी वहां रहती है, तो कैसे देखते हैं भारतीय टीम जीत रही है कि नहीं जीत रही है? प्लेइंग इलेवन भारत की क्या रहने वाली? भारत के लिए तो न्यूजीलैंड के सामने खेलना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, खासकर इस बड़े टूर्नामेंट में। पिछली बार सेमीफाइनल में उन्हें हराया ही था, 2 दिन मैच चला था जिसमें हरा दिया था। एक टाइम पे लग रहा था कि इंडिया जीत जाएगी पहले दिन, फिर सेकंड बैटिंग करने आई तो उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट जो अच्छी बॉलिंग कर दी तो इंडिया हार गई थी। हालांकि धोनी का रन आउट, कुछ लोगों का मानना है कि धोनी रन आउट नहीं होते तो शायद जीत जाते, क्योंकि 10 गेंद पे 25 रन चाहिए थे। मेरा भी मानना है, क्योंकि धोनी ने बहुत बार ऐसा किया है। लेकिन इस साल की कंडीशन अलग है, वो तेज मतलब उनके जो नए प्लेयर आ गए हैं, एक सचिन रविंद्र हो गए, डेविन कनवे हो गए, ओपनिंग बहुत अच्छा दे रहे हैं। फिर उसके बाद अपना केन विलियमसन शायद पिछले मैच में थोड़ा चोटिल हुए हैं, हो सकता है अगला मैच खेलें कि ना खेलें कह नहीं सकते। लेकिन उनके डेरियल मिचेल मतलब बैटिंग भी उनकी बहुत शानदार है, और बॉलिंग में उनके बॉलर फर्गूसन हो गए, मैट हेनरी हो गए, बोल्ट हो गए, सेंटनर हो गए, सब फॉर्म में ही है। तो मतलब एक बहुत ही अच्छा मैच होगा, बहुत ही अच्छी मतलब उसमें टक्कर देखने को मिलेगी। भारतीय टीम के जो बंदे भारत ट्रेन है बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ चुकी है। सेमीफाइनल जल्दी आएगा, फाइनल भी हम देखेंगे। अहमदाबाद में मैच है अहमदाबाद। तो आप किनको 2 टीमें बताइए जो फाइनल पहुंच सकती है? अभी कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारा काम है तो हम बताएंगे 2 टीमें। मेरा मानना है कि न्यूजीलैंड और भारत। आपका? मेरा भी मानना है कि न्यूजीलैंड भारत इस बार तो फाइनल खेलेगा। तो ठीक है, इसमें बता ही दीजिए विनर कौन है। मेरा हिसाब से तो फिर भारत विनर तो अब इसलिए सी बात है कि भारत के भारत को सपोर्ट भी कर रहे हैं। 2011 में जब हमने मैच खेलना और देखना शुरुआत किया था तो उस टाइम पे जीते भी थे, तो उसके बाद हर बार हमको तो ये लगता है, उम्मीद रहती है कि इंडिया इस बार जीतेगी। इस बार बहुत दिन से नहीं जीते, तो इस बार लग रहा है कि बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है भारत के लिए, तो इस बार भारत जीत भी रही है। तो हमारे सारे एक्सपर्ट की राय, सारे एक्सपर्ट के सवालों के जवाब, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियों का ये शो रहा। अभी चर्चा करते हुए हमने बहुत सारी चर्चा कर ली, विनिंग टीम भी मालूम हो गई, सेमीफाइनलिस्ट भी मालूम है। देखते हैं कितना आगे क्या होगा और कैसे होगा भारतीय टीम का ये दल, कहाँ जाके रुकेगा, क्या हमको मायूस होना पड़ेगा या फिर हम ये तिरंगा जो है लहरा देंगे और पूरे विश्व में क्रिकेट का डंका बजा देंगे। तो इन्हीं तमाम कुछ जो सवाल है आप कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से उनका प्रॉपर आपको जवाब दिया जाएगा। अगला जो हमारा एपिसोड आएगा या फिर अगला शो जो आएगा, अगले मैचों में 3-4 सेमीफाइनल के बाद ये शो आ सकते हैं। तो आप अपना ये वीडियो देखते रहिए और हमको कमेंट करके अपना एक्सपर्ट से राय लेते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।